हेलो हेलो हेलो। जय श्री राम, जय माता दी। हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल आप सब? ओके, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और अरे यार, अच्छे ही रहें और इसी तरीके से धमाल मचाते रहें। तो कृपया आप एटलीस्ट आज हमारे इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप कुछ निर्णय कीजिएगा। ये वीडियो कम से कम 30 से 40 मिनट यानी कि 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। 2x स्पीड पे आप इसे देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको हमारी वीडियोज़ और टॉपिक्स अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब हमें कीजिएगा, और नहीं लगे तो आप हमें सब्सक्राइब मत कीजिएगा। आज हम लोग खेलने वाले हैं सीमांचल एक्सप्रेस प्रयागराज से दीनदयाल उपाध्याय WAP4। इसके साथ है ICF ब्लू कलर वाली AC एंड स्लीपर कोचेज। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वीडियो को वेस्ट किए। आज का दिन है 5 फरवरी 2026 थर्सडे का, और सुबह का समय बदल चुका है। समय हो गया 6:40। पहले 6:30 पे वीडियो आती थी, अब 6:40 पे आएगी। तो क्या हाल चाल आप सबों के? आज तो कुछ वैसा विशेष मेरे पास टॉपिक है नहीं जिस पे मैं आपसे बात करूं, लेकिन कुछ ना कुछ टॉपिक तो बना ही लेंगे। 5, 6, 11 अगले सप्ताह। हाँ, एक टॉपिक है मेरे पास, मुझे मिल गया टॉपिक। बस गेम लोड हो जाए, फिर अपन गेम को स्टार्ट करके प्ले करते हैं टॉपिक को। अभी भी लोडिंग स्क्रीन पे है। मैं ये कह रहा था, ये देखो हमारा लोको भाई क्या खतरनाक है। हॉकिंग, कैब लाइट, हेडलाइट, पेंटो 2। पहले आप फ्रंट कैमरा कर लीजिए, स्पीड डाउन कीजिए और फॉरवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, और इसे हम डायरेक्ट 100% करेंगे। हमें सिग्नल मिल चुका है। एंड अभी अगर हम कोच कैम करके देखें, ऑर्बिट कोच कैम, तो पता चलेगा कि शायद अपन प्रयागराज से निकल रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय के लिए। वैसे स्पीड बहुत ज़्यादा है, हो जाएगी तब तक के लिए। तो देखते हैं पढ़ पाते हैं कि नहीं बोर्ड का नेम। प्रयागराज जंक्शन। छोड़िए, किसी भी स्टेशन से निकले स्टार्टिंग में जो था वही दिख रहा होगा, और कुछ थोड़ी ना हो जाएगा दोस्त। लोगों को नहीं, पेंटो हमारा डाउन हो गया, ऐसा कैसे दोस्त? पेंटो को सबसे पहले हम अप करेंगे, कोई सो तो पेंटो अप रहेगा, और फिर हम इनर कैब में आ जाएंगे। अभी हमें नेक्स्ट स्टॉपेज मिर्ज़ापुर है, जो कि 24 किलोमीटर दूरी पे है अभी हमसे, और हमें स्पेक्ट ग्रीन मिले हैं। मैं ये कह रहा था आपसे कि आज 5 तारीख है, 5 तारीख में 7 तारीख और जोड़ दो तो 12 तारीख होता है, और 12 तारीख में 2 तारीख और जोड़ दो तो 14 फरवरी आता है, जो कि ब्लैक डे है हम सबों के लिए। किन्हीं के लिए कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ 5, 11, 5, 12 और 14 इस तीनों दिन देश के ही ऊपर कुछ बातचीत करते हैं, कुछ टॉपिक बनाते हैं। क्योंकि देखो यार, 26 फरवरी के बाद मतलब एक मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम हैप्पी रिपब्लिक डे आप लोगों को विश कर रहे हैं। एक सेकेंड, 26 को एक स्पेशल वीडियो आया था। उसके बाद 29 को जो रेगुलर सीरीज होती है वो आ रही थी। तो 26 जनवरी वाली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी, आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आप उस वीडियो को जाइए और अवश्य देखिए। और अभी के लिए हम कुछ अपने देश को ही आगे बढ़ाने के ऊपर बात विचार करने वाले हैं। डबल येलो सिग्नल हमें मिला है, इस बार थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा। गेम मतलब नहीं घटाना है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि 26 जनवरी को हमने एक वीडियो डाला था, जो पता नहीं आपको पसंद आया नहीं आया, क्योंकि आपने उस पर तो कोई कमेंट किया नहीं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उससे आप 2x पे करके देख सकते हैं, बातों को आप समझ सकते हैं हमारे। फिर मैं सोच रहा हूँ ये 2-3 दिन की जो वीडियोस आएगी उसमें हम अपने देश के लिए कुछ बहुत बेहतरीन तोड़ू फोड़ू धमाल मचा देते हैं। अब मैं क्या बोलूँगा ये मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ टॉपिक नहीं होते हैं। पर फिर भी चलिए शुरू करते हैं पिछले रेफरेंस वीडियो को लेते हुए। 26 जनवरी के वीडियो का रेफरेंस यहाँ दे देता हूँ शॉर्ट में, कि हमारे देश को जिन्होंने आज़ादी दिलाई, क्या उनका ये विज़न था जो आज इंडिया के हालात हैं, या फिर कुछ और होता।
तो मेन थीम ये था। अभी हम इस पे बात करते हैं। चलिए एक बात बताइए, अब हम अपने देश में अच्छे कामों के जरिए अपना कंट्रीब्यूशन या फिर योगदान कैसे दे सकते हैं? भाई दिन हो रहा है यार। अरे बे यार, ये काऊ काऊ है भाई यार। इसका ना भाई कैमरा एंगल ही थोड़ा सा डिफरेंट है भाई। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यार, ये मौसम देख के तो मज़ा आ रहा है। वैसे अभी इसमें मार्कर लाइट वगैरह नहीं चल रहा है एंड हम एक स्टेशन को हाई स्पीड स्किप कर रहे हैं। तो उन्होंने निश्चित रूप से हमें इसके लिए तो आज़ादी नहीं दिलाई थी हमारे पूर्वजों ने कि देश में भ्रष्टाचार हो, अशिक्षित मतलब अशिक्षा बढ़े, बोलने का तमीज़ ना हो, फाइलें लटकी पड़ी रहे किन्हीं किसी टेबल पे। अब देखिए, मैं किन्हीं को ब्लेम नहीं कर रहा, बट वही बात है ना कि गांव में चोरी हो रहा है पर कोई चोर है नहीं, तो फिर चोरी कैसे हो रहा है? वही वाली बात है। कोई ख़राब है नहीं पर ख़राब तो हो रहा है ना। इंडिया में सिस्टम तो चल ही रहा है, मैं किन्हीं को क्या ही बोलूँ। तो शायद मुझे लगता है उन्होंने इस चीज़ के लिए हमें जो है सो आज़ादी नहीं दिलाई थी। उन्होंने हमें आज़ादी इसलिए दिलाई थी ताकि हम देश को एक विश्व स्तर पे एक अच्छी चीज़ बन सकें। आज आप एक चीज़ थोड़ा सोच कर देखिए कि आज हमें लगता है कि कोई सरकारी ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट, इनको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर और क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट। हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी आदमी जिन्हें अपन सरकारी बाबू कह सकते हैं, वो एक तो हमसे अच्छे से बात कर लें और हमारे सवालों के जवाब दें, हमें लाइन में ना लगना पड़े, है ना। हम ऐसा सोचते हैं। वैसे तो दिन हो रही है और सामने से एक डीजल इंजन हमें क्रॉस करके जा रही है। तो चलो, सरकारी गवर्नमेंट जो भी हैं, अगर आप रेलवे में चले जाओ या किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, सरकारी हॉस्पिटल, रेलवे में चले जाओ या फिर सरकारी बैंक जैसे SBI है, तो उधर का वेटिंग पीरियड लंच टाइम कभी ख़त्म नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये लंच टाइम तो हम ही लोग के लिए है, जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो कोई लंच टाइम नहीं है। उनका काम तो सुपर फास्ट तरीके से होता है। ये WAP7 ICF के साथ वापस आ रही है फ्रॉम मिर्ज़ापुर टू इधर प्रयागराज के लिए, तो उन लोगों को कभी लाइन में नहीं लगना पड़ता। जब कोई बहुत बड़े अफसर लोग आते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। हम लोग के लिए आज बेसिक नीड क्या है? देखिए, अगर मेरी कहने की बात यह है कि अगर आपकी आवश्यकता जो है उसको हम आवश्यकता से हटा करके 5 स्टार की श्रेणी में डाल दें, तो आपको वही चीज़ जो आपको ज़रूरत का है वो आपको लगेगा ये मिलना तो मतलब सोने चांदी जैसा है। कहने का अर्थ, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन, इन्वायरमेंट क्लीन और करप्शन फ्री देश हो जाए तो कितना अच्छा होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक रहे और जो लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, अगर इस पे काम किया जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारा तो फ़ायदा होगा ही ना भैया। ये आज आप अमेरिका चले जाइए, मतलब मैंने कहीं देखा या सुना कि कुछ लोग कहते हैं अमेरिका जाता हूँ, वहाँ कमाऊँगा, पैसा यहाँ भेजूँगा, फिर बाद में आ जाएंगे इंडिया। वो बाद में इंडिया नहीं आते। भाई एक चीज़ बताओ मुझे, भाई वो इंडिया क्यों आए? अमेरिका जाइए, आपको उधर टैक्स तो लगता ही है, पर आपको वो इन्वायरमेंट मिल रहा है, आपको सेफ्टी सिक्योरिटी मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रहा है, क्लीन इन्वायरमेंट है। अब थोड़ा वहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज़ें महंगी ज़रूर है, लेकिन उस हिसाब का फैसिलिटी भी है वहाँ पे। तो या इस इंडिया में वही चीज़ के हिसाब से आप बनाइए ना। क्या चीज़ की कमी है? क्या आपको डॉक्टरों की कमी है या किस चीज़ की है? चलो, मैं डॉक्टरी फील्ड में ही आज बात करता हूँ, मेडिकल लाइन में। बाद बाकी सेक्टर को कभी और देखेंगे, निपटाएंगे। अगर मेरा शॉर्ट में डॉक्टर के ऊपर बात ख़त्म हो गया मेडिकल फील्ड के ऊपर, तो हम दूसरे फील्ड में जाएंगे। सबसे पहले मैं कोई आंकड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं कोई डेटा की बात नहीं कर रहा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि भारत का जितना जनसंख्या है उस हिसाब से अगर आप ये देखो कि मेडिकल स्टाफ कितने हैं, तो वो बहुत ही कम है और नेग्लिजिबल हैं। इसके बाद क्या है कि जो मेनली मैं सरकार के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो, आम आदमी है, हम भी एक गरीब इंसान हैं, तो हमें भी सरकारी ही जाना पड़ता है। तो वहाँ के लोग जो हैं सो
एक अजब तरीके से ही व्यवहार करते हैं। उन्हें लगता है मैं वो जो मेरा काम कर रहे हैं या जो मेरा प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं या फिर क्या कहते हैं उसको पुर्जा, वो जो पुर्जा काट के या पर्ची नंबर लगा रहे हैं तो वो हम पे एहसान करें, जो कि वो उनका काम है, वो काम करें। जब कोई डॉक्टर दवाई लिखते हैं तो वहाँ जाने के बाद पता चलता है दवाई अभी तक आया नहीं है, ऑर्डर गया हुआ है, एप्लीकेशन गया है, दवाई ख़त्म है, दवाई बाहर से ले लीजिए, कुछ ऑपरेशन होगा, मशीन नहीं है। भाई इतना चीज़ें कैसे हो जा रही है? जब फंड आपको मिल रहा है तो फिर आपके पास मशीन कैसे ख़त्म हो जा रही है, दवाई कैसे ख़त्म हो जा रही है, हमें तो ये बताओ पहले, है ना। कई बार ऐसा है कि ना पंखा चल रहे हैं, ना बैठने का प्रॉपर एक अरेंजमेंट है। एक चीज़ बताइए, सरकार तो हर एक डिपार्टमेंट को इक्वल फंड देती है, अगर इक्वल फंड देती है तो वो फंड गया कहाँ? सरकार की तरफ से पैसा निकला कि हम दे रहे हैं, आप यहाँ पे पेशेंट लोग के बैठने के लिए जगह को डेवलप कीजिए, और वो पैसा कहीं और ही चला गया। ऐसा कैसे ये चमत्कार हो जा रहा है? दवाई ख़त्म हो जा रहा है मेडिकल स्टोर पे, और जो मशीनें हैं या तो वो ठीक से काम नहीं कर रही, या फिर जो एक्सरे अल्ट्रासाउंड वाली सिस्टम है वहाँ के ऑपरेटर गायब हैं, या उनके बात करने का तरीका तो इतना अच्छा है कि पूछो मत, और उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है। दूसरा बात, मुझे ये बताओ, एक तो जो अच्छा डॉक्टर होगा या जो अच्छे मेडिकल स्टाफ होंगे वो अगर काम भी करना चाहे तो इस इन्वायरमेंट में कहाँ से वो अपना बेस्ट दे पाएँ यार। जब नदी में अगर आपको चलना है तो आप नदी में कभी जाओ, नदी का फ्लो मान चलो ईस्ट टू वेस्ट साइड हो रहा है तो आप ईस्ट टू वेस्ट बोला ना, तो वेस्ट टू ईस्ट नहीं आ सकते, मतलब अपोजिट फ्लो में आप नहीं चल सकते, आपको बहुत रुकावट होगी। जब पूरा सिस्टम ही ऐसे चल रहा है मेरे मित्र, तो ये बताओ कोई एक अच्छा डॉक्टर होगा, अच्छा इंसान होगा, वो कैसे इसको बदलेगा? दूसरा बात, इस सब चीज़ की जब चेकिंग होती है तो उस कुछ समय के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छा हो जाता है, उसके बाद ये चीज़ें ख़राब हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर अंकल को पीट दिया जाता है, कोई पेशेंट मर गया तो तोड़फोड़ मचा दिया जाता है। एक्ट तो बना है कि हॉस्पिटल में आप तोड़फोड़ नहीं मचा सकते हैं, फिर भी कैसे भाई मच जाता है तोड़फोड़, ये बताओ। मार कैसे देता है कोई डॉक्टर को, मुझे ये बताओ। हॉस्पिटल का नुकसान करके जाते हैं तो भाई कानून को स्ट्रिक्ट करो ना। डॉक्टर्स की सेफ्टी का पहले तो देखो यार, ये लोग जो हैं इनकी सेफ्टी का क्या है। देखो सिंपली बात है, जो इंसान जिस प्रॉब्लम को देखा है सॉल्यूशन मुझे लगता है उसी के पास हो सकता है। जो इंसान आज तक कभी प्रॉब्लम को देखा ही नहीं और उसको अगर आप सॉल्यूशन मेकर बना दीजिएगा तो फिर समझ ही लो कि सॉल्यूशन क्या ही आपको मिलने वाला है। क्योंकि मान लीजिए जो भी बड़े लोग हैं उनको तो ये रहता है ना कि आपको जितना भी मेडिकल इंश्योरेंस सरकार की तरफ से रहता है वो पैसा हम देंगे, आप कहीं भी इलाज करा सकते हैं। फिर उन्हें तो ना ये लाइन में लगना, ना रूड तरीके से कोई बात नहीं करता है, क्योंकि पैसा फेंकिए एंड तमाशा देखिए वाला सिस्टम होता है। मेडिकल सिस्टम के काफ़ी ज़्यादा फेल्यूर्स हैं। उसके बाद पावर फॉल्ट भी हो जाता है हॉस्पिटल में, कई बार अक्सर देखने को मिलता है कि पावर नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, पावर शट डाउन हो जाता है, या डॉक्टर टाइम से नहीं आ रहा है, या स्टाफ टाइम से नहीं आ रहा है। वहाँ पे क्लीन एंड हाइजीन का मेंटेनेंस 0 सन्नाटा है। एक चीज़ बताइए, हॉस्पिटल एक वो एरिया है जहाँ पे क्लीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हाइजीन स्वच्छ रखना उस एरिया को। जहाँ पे पेशेंट बैठ रहे हैं, उनके अटेंडेंट बैठ रहे हैं, उनके गार्जियन बैठ रहे हैं, उस एरिया को जाके देख लो कितना क्लीन है। तो भाई एक चीज़ बताओ, जहाँ तुम्हें ठीक किया जा रहा हो वहाँ पे तो भाई तुम यही मानोगे ना कि हमें यहाँ बीमार करने वाला कोई चीज़ ना होना चाहिए। लेकिन जहाँ तुम्हारा इलाज हो रहा है वहीं तुम्हें बीमारी फैलाने वाला 10 चीज़ें मिल जाएगी, तो तुम्हारा वहाँ से तुम इलाज का क्या उम्मीद रखोगे? और उसके बाद जो बड़े बड़े हॉस्पिटल आ गए जैसे एम्स है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, फिर उसके बाद उधर लोड बहुत ज़्यादा हैवी पड़ता है। फिर डॉक्टर कहते हैं बाप रे माई गे, मीन्स दैट कि इतना ज़्यादा लोड कहाँ से आ रहा है? भाई आदमी कहाँ जाए? एम्स, जीएमसी या जो भी अच्छे हॉस्पिटल होंगे आदमी वहीं धड़ल्ले से जाएगा, धड़िया धसान। और फिर एम्स के बाद फैसिलिटी ज़रूर हो लेकिन इतना लोड को वो हैंडल नहीं कर सकता। एक 2 GB के फ़ोन पे आप 1000 GB का वीडियो फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते। वही हालत एम्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भी है कि उनका कैपेसिटी कम है पर लोड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पूछो मत। यार जो डॉक्टर एम्स में बैठा है उन्हें माना जाता है वो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो क्या आप ये बताइए कि जब आप सरकारी अस्पताल में जिला
जिला सरकारी अस्पताल होता है या अनुमंडलीय सरकारी अस्पताल होता है, तो उसमें जिनको आप डॉक्टर बनाते हैं, क्या वो 8वां पास को आप डॉक्टर बनाने के लिए रख देते हैं? जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डॉक्टर बैठे हैं सरकारी हॉस्पिटल में, जिला, अनुमंडलीय या फिर राज्य कोई भी, क्या वो 8वां पास इंसान को आप डॉक्टर बना के वहाँ पे ज्वाइनिंग दे दिए हैं कि जिनके कारण से पूरा लोड मैनेज उनसे नहीं हो पा रहा है? मुझे तो सबसे पहले आप इस बात की स्पष्टीकरण दें कि आप उनको किस बेसिस पे डॉक्टर के पोस्ट पे बैठा दिए कि उनसे लोड ही मैनेज नहीं हो पा रहा है। जब उनसे लोड मैनेज नहीं होगा और वो पेशेंट को ठीक नहीं कर पाएंगे, तभी ना पेशेंट बड़े बड़े अस्पतालों की ओर जाएगा, ऐसा तो वो जाएगा नहीं, राइट? और वही जब एम्स में जब कोई डॉक्टर हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप जो नॉर्मल सरकारी अस्पताल है उसमें 8वां पास को ले लिए हैं और एम्स में 10वां पास को डॉक्टर के पोस्ट पे बैठा दिए हैं। वहाँ पे भी जो डॉक्टर हैं उनको भी तो प्रॉपर MBBS, MS या फिर जो भी उनके रिस्पेक्टिव कोर्सेस हैं उसके बाद बैठाए हैं। तो एम्स पे लोड काहे पड़ रहा है? क्योंकि आपका नीचे का सिस्टम ख़राब है। नीचे का अगर सिस्टम ख़राब है तो आप उन्हें टर्मिनेट क्यों नहीं करते हैं फ्रॉम द सर्विस? भाई, एक मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि आप मतलब ऐसा होता है ना कि हर एक चीज़ को चेकिंग करने वाला कोई ना कोई होता है, हर चीज़ को चेक करता है कि ये चीज़ अच्छा से चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर ये जो डॉक्टर लोगों की चेकिंग करते हैं, मेडिकल स्टाफ लोगों की चेकिंग करते हैं, फिर वो लोग क्या रिपोर्ट में लिख के देते हैं जो आपको कभी इस पे ध्यान नहीं जाता? क्या आपको कभी ग्राउंड पे आके चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है या फिर सिर्फ आपको फाइल वर्क पे ही पूरा भरोसा रहता है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अब देखिए, यहाँ मैं किसी को नहीं कह रहा भाई, देखिए डॉक्टर भी बहुत हैं। डॉक्टर अगर आपको लग रहा है उतने नहीं है तो आप कम से कम टर्मिनेट तो कीजिए। और आप कुछ नहीं कर सकते, जॉब दे सकते हैं तो हम सीधा कहते हैं हम जॉब दीजिए। उसके 6 महीना बाद आप एक एग्ज़ाम लीजिए या 3 महीना बाद, जिसके अंदर 80% एक पेशेंट को वो हैंडल कर रहे हैं। उसमें तो उनको 100/100 से पास होना चाहिए, कम से कम 90 मार्क्स लाना चाहिए, 100 में से उनको 90 मार्क्स आने चाहिए। उसके बाद ही वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर हो, HOD हो, कि कुछ भी हो। क्योंकि आप एक जिंदा इंसान आपके पास आ रहा है इस उम्मीद से कि वो ठीक होगा, और आपकी डिग्री अगर आप खुद 30 नंबर ला रहे हैं 100 में से, तो उस पेशेंट के बचने का संभावना तो खुद 30% है, 70% तो है नहीं। तो फिर क्या सरकार ऐसे लोगों को क्यों रखी है? मुझे तो सबसे पहले ये समझ नहीं आ रहा है। एंड प्रॉब्लम सभी लोग फेस करते हैं और उसके बाद खुद ना टेक के हाथ पैर तोड़ के हम लोग वहीं पहुंच जाते हैं। यार बच्चा है, स्टैंडर्ड 1 2 3 का स्टूडेंट है, यार वो गलती करेगा, मानता हूँ उसको गलती करने का आदत है। जब बहुत सारे लोगों की जीवन आपके हाथ में है तो आप क्या रेट चाहेंगे कि वो डॉक्टर कितना, मतलब 100 नंबर में से उस डॉक्टर को कितने नंबर मिलना चाहिए, जिसने नंबर मिलने के बाद आप उस पर अपना पूरा जीवन का विश्वास नहीं है छोड़ सकते हैं? आप विश्वास कर सकते हैं उस डॉक्टर पे कि ये डॉक्टर मुझे बचाएगा? क्या आप 10 20 30 नंबर के लिए आप एक सेकंड, मेरा वीडियो थोड़ा कट हो गया, डिस्प्ले बंद हो गया था। क्या आप 10 20 30 नंबर, मतलब 10 में से उस डॉक्टर को आप कितना नंबर देना चाहिएगा जो आपको ऑपरेट कर रहा है? 10 नंबर, 5 नंबर? यार कुछ तो नंबर आप अपने हिसाब से दो कि एक डॉक्टर के पास अगर इतना नंबर है तो हम इस डॉक्टर से जाके इलाज कराएंगे। क्यों नहीं टेस्ट लेते हैं आप? आपको टेस्ट लेना चाहिए। और फिर ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टरों की कमी है या डॉक्टर आपको मिल नहीं रहे हैं। अगर सीट 200 का निकलता है तो अप्लाई करते हैं 2000। तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट लेवल या मतलब सेंट्रल लेवल पे तो एम्स ही आता है और स्टेट लेवल पे आता है GMC और स्टेट का हॉस्पिटल। इस लेवल पे आपको डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ की कमी होगी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जैसे सेलेक्ट करना है कीजिए, लेकिन कम से कम इफ़िशियंसी या उनके पास नॉलेज एटलीस्ट 95% तो होना ही चाहिए। और अगर ये चीज़ कोई लोड का लग रहा है तो फिर एक काम कीजिए, माननीय मंत्री जी या फिर रिस्पेक्टिव जो भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, आप खुद जाइए उन डॉक्टर से इलाज कराने जिनको कुछ नहीं आता है और जिनको 100 में से 10 नंबर मिले हैं, 30 नंबर लाए हैं। उनसे आप जाकर खुद अपना इलाज क्यों नहीं कराते? फिर आपको लगता है कि यार मैं तो नहीं बचूंगा। जब आप खुद के लिए दूसरे डिपार्टमेंट को खोजेंगे
तो फिर ये सही बात नहीं है। एक बार आप सोच के देखें कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। मैं तो वो समझ नहीं आता कि यार मतलब ये तो एकदम सरासरी धोखाधड़ी वाला बात हुआ ना। खैर मैं क्या बोलूँ, मुझे उम्मीद है कि शायद मैं अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाया। अरे हम लोग का सीमांचल एक्सप्रेस था, तो ये हम कौन सा एक्सप्रेस खेल रहे दादा? ये कोई और एक्सप्रेस हम लोग खेलने लगे क्या? क्योंकि हम लोग के पास तो ब्लू ICF था, तो ये रेड कहाँ से आ गया? लेकिन WAP4 ही लोग को मिला है हमें, ये तो गलत हो गया। एक बार वीडियो क्लिप रीचेक करना पड़ेगा हमें। ये वीडियो डिवाइड हो जाता है ना, बड़ा गड़बड़ काम होता है। और अभी 10 किलोमीटर है, तो चलिए हम कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहले यार, आप किस लेवल पे डॉक्टर को सेलेक्ट कर रहे हो, ये तो आपकी जो लोग डिपार्टमेंट निकालती है फॉर्म, वो चेक करो। उसके बाद यार ये चेक करो कि उनके पास जितने पेशेंट आए उसमें से ठीक कितने हुए। दूसरे बाद आप ये चेक करो कि अगर दवाई का शॉर्टेज कैसे हो जा रहा है। तीसरा बात कि आपके स्टाफ कितने टाइम अवेलेबल रहते हैं। आप खुद एक ऐसा संगठन बनाओ जिसका इससे ये सब काम हो देखने का। और थोड़े रूल को स्ट्रिक्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सर देखिए, जो भी होते हैं बड़े लोग, आपको तो कभी ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि एक पढ़ा लिखा 25-30 साल के एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर आपको आते हैं ऑपरेट करने आपसे। आप अपनी पहचान के कारण उनसे जाके मिल लेते हैं, उनसे दिखावा लेते हैं, तो आपको लगता है सब ऐसा ही चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। कभी ग्राउंड रियलिटी आके एक बार देख लीजिए, पता चल जाएगा। मुझे लगता है अगर ये चीज़ मैं कह सकता हूँ ना, तो ये चीज़ें सबको पता है, पर करना पता नहीं क्यों कोई नहीं चाहता। ये तो अब आप ही जानो। और मुझे नहीं लगता कि हमारे जो पूर्वज थे वो इस चीज़ के लिए आज़ादी दिलाए थे हमें, कि हम लोग इस तरीके के उलूल जुलूल हरकतें करते फिरें। तो फिर आपका क्या कहना है वैसे मेडिकल मेडिकल डिपार्टमेंट के बारे में? हमारे देश के सबसे प्रमुख डिपार्टमेंट में से एक आता है मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट इतना अच्छा है भारत का कि यहाँ पे दूसरे देश से लोग आते हैं इलाज कराने। लेकिन वो कुछ है, बस पूरा क्यों नहीं हो सकता? अनएम्प्लॉयमेंट हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। आप कर सकते हैं पर पता नहीं क्यों आप नहीं करना चाहते। अरे कीजिए कुछ, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। सॉल्यूशन, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, सामने है, पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। अब भैया देख लो क्या करना है, वरना ये ऐसे ही चलते रहेंगे। जो समझदार हैं वो देश छोड़ के जाते ही रहेंगे, और फिर ये देश में एक दिन कुछ नहीं हो सकता। और सीधा बात है भाई, जिसको भी ऑप्शन बेटर मिलेगा वो वहाँ शिफ्ट हो ही जाएगा। ये कहना कि बस आप देश से प्रेम करते हो, देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, इसको कह के तो भैया आप बिल्कुल भी किसी को नहीं रोक सकते हो। जब हमारे देश के इंडियन आर्मी के भी जवानों के साथ आप लोग का बर्ताव ये है, तो हम तो एक आम नागरिक हैं। फिर आप हम लोग का क्या ही ख्याल और बर्ताव का आपसे अपेक्षा किया जाए। मानता हूँ देश से प्रेम करना चाहिए, लेकिन देश में जो गलत हो रहा है अब इसके बारे में कौन आवाज़ उठाएगा और कौन क्या बोलेगा? आप हमें बताओगे? ये डबल फेस डीजल इंजन हमें क्रॉस करके गया है फ्रॉम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो फिर मुझे लगता है यार, फिर बहुत सारे लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, और निश्चित रूप से जिन्हें अकल होगा भाई वो देश छोड़ के जाएंगे ही। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश बचा रहे और आपके देश से पढ़ा लिखा, आपके देश में पला बड़ा इंसान आपके देश को छोड़ के नहीं जाए, हमारी भारत माता के देश को छोड़ के नहीं जाए, तो निश्चित रूप से आपको इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। अगर आप इस सब के ऊपर काम नहीं करते हैं, निश्चित रूप से होना यही है, आप किसी को रोक सकते नहीं हैं और आप किसी को रोक पाएंगे भी नहीं। क्योंकि अफ़गानिस्तान में जब टेररिज्म चला था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग प्लेन पे चढ़ के, कार्गो प्लेन C-70 कोई ग्लोब मास्टर प्लेन था जिस पे मिलिट्री के इक्विपमेंट्स आते हैं, इंसान उस पे लटक के जा रहे थे, देश छोड़ रहे थे। वो हालत था। तो वो दिन दूर नहीं कि वो हालत हमारे भारत देश में भी हो जाए और भारत देश में भी आ जाए। मैं किन्हीं का कोई पक्ष से नहीं कह रहा, बस
कुछ टीचर कहता है ना कि बाबा तुम्हारा भविष्य हम देख के बता सकते हैं कि तुम भविष्य में क्या करोगे, तो वही देश का भविष्य हालात, वर्तमान हालात को देख के भविष्य बताया जा सकता है। और इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है, तीन राय नहीं है कि ऐसा कुछ होने में ज़्यादा समय है। जिनको एक अच्छा नौकरी लग जाएगा वो चले ही जाएंगे, जिनको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, व्हाट्सअप बड़ी बड़ी कंपनी में लगेगा यार, वो क्यों नहीं जाएं। वहाँ उन्हें सेफ्टी मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रहा है, एटलीस्ट यार वो पे कर रहे तो वो वहाँ सेफ, उन्हें क्लीन एनवायरनमेंट मिल रहा है। इंडिया में क्या है, बाबा जी का, सॉरी ये नहीं बोलना था, इंडिया में है लेकिन वो आम लोगों के लिए नहीं है, उसके लिए आपको पावर में ही रहना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तो इंडिया का हर इंसान पावर में तो रहे, ये संभव वाली बात तो हमें नहीं लगती कि हर इंसान MP MLA ही बन जाए। दो ही रास्ता है, अगर आपको भारत देश में चैन से जीना तो आपको या तो MP या MLA रहना ही पड़ेगा, मुझे तो यही लगता है। और अगर आप MP नहीं हैं, आप MLA नहीं हैं, तो फिर भूल जाइए कि आप भारत देश में एक वो जीवन जी सकते हैं जो एक आम इंसान की आवश्यकता है, ज़रूरत है, और जो उसे मिलनी ही चाहिए, जो उसके अधिकार है। ये मिलना फिर भारत देश में थोड़ा हमें मुश्किल लगता है। बाद बाकी आप अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और बाद बाकी आपको कैसी लगे, अबे भाई काम क्यों नहीं कर रहा भाई, ओवरशूट कर देगा सिग्नल को और लेवल फेल हो जाएगा। गेम क्रैश एंड रेड सिग्नल को हमने ओवरशूट कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो को यहीं स्टार्ट रखते हैं, हम लास्ट तक पहुंच चुके थे, तो थोड़ा हमारा डिस्प्ले हैंग हो गया, तो इस कारण से हम जो है सो गेम नहीं खेल पाए, मतलब सही टाइम पे इसको स्टॉप नहीं कर पाए। बस हमारा गेम कंप्लीट था। हम कौन सा रूट खेल दिए भाई, 12988 नॉर्थ ईस्ट WAP4 किस में था भाई, कौन सा हम खेल लिए, सीमांचल, नेताजी, पता नहीं। जो भी खेले हों दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। ये शाम 5 बजे है, ये 17:12 में है, ये है 17:45। ठीक है, देखना पड़ेगा हम अपन कौन सा गेम खेले हैं, अभी तो हमें मिल नहीं रहा है। तो वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और 12 तारीख को मिलते हैं फिर एक नए विभाग के ऊपर गंभीर चर्चा के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।